हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज आपकी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक से मैं पहला लेसन मनी और क्रेडिट आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले उसके टर्म्स भी लूँगी। तो चलो, मनी है क्या? व्हेन यू गो टू मार्केट हम देखते क्या हैं कि हमारे पास पैसा है कि नहीं। डू वी हैव मनी इन आवर पॉकेट्स और नॉट? नहीं है तो फिर मुश्किल, क्योंकि ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी डन बाय मनी। पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। सो मनी इज एन एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस मीन्स हमें अगर सामने वाले से कुछ चाहिए तो हमें उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, और उसे अगर हमसे कुछ चाहिए तो उसे भी हमको पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से हम कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब हर केस में चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, मनी का तो रोल है ही। पर ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, जब पैसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, ओल्डन टाइम्स में वी हैड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? मान लीजिए मेरे बाजू वाले नेबर ने चावल उगाया है और मैंने वीट उगा लिया, तो हमारी ज़रूरत है, हमें उनसे चावल चाहिए और उनको हमसे वीट चाहिए, हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसे ही विलेज में सब लोग चीज़ें सब आपस में कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते थे, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि हमने मान लीजिए गेहूँ उगाई है, मेरे बाजू वाले ने चावल उगाया है। अब वो चावल उसने उगाया है, मेरे को तो उससे राइस लेना है, पर उसको मेरे से गेहूँ नहीं चाहिए, उसके पास है गेहूँ। तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर अभी मान लो किसी को ऐसी चीज़ चाहिए जो दूसरे गांव में कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल उगा रहा है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तब एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आने लगी। यानी कि डबल कोइंसिडेंस मीन्स हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामने वाले को भी वही चाहिए, और जो वो प्रोड्यूस कर रहा है हमें भी वो चाहिए, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन बाद में इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स आने लगी, और डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सचेंज भी थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई चीज़ एक्सपेंसिव होगी और कोई चीप होगी, तो हम ऐसे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं एक्सपेंसिव को चीप के साथ? ठीक है, तो मनी की इसीलिए ज़रूरत होने लगी। सो डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट आने के बाद करेंसीज भी आ गई। करेंसी में हम क्या यूज़ करते हैं? कॉइन्स और नोट्स यूज़ करते हैं आजकल हम, है ना। और उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधर से सिग्नेचर रहता है कि अगर हम किसी के पास वो नोट लेके जाएंगे तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि लॉ इसको लीगलाइज कर चुका है हमारी करेंसी को। तो आज हमें एक्सचेंज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया मनी को। अभी इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको बैंक्स के बारे में बताऊंगी, फॉर्मल सेक्टर्स के बारे में बताऊंगी लोन के, देन इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में। यस स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, बैंक्स पर। ठीक है, वो फॉर्मल सेक्टर है, और हम इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे, जो लोन्स वगैरह देते हैं। बैंक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट को जाके मनी को डिपॉजिट कर देते हैं। जो हमको एक्सपेंडिचर होता है हम मंथली खर्च करते हैं और बाकी बैंक्स में जमा कर देते हैं। बैंक्स उस हमारे पैसे को अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद वो हमें बताते हैं कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इतना इंटरेस्ट हम आपको इस पैसे पे देंगे, और आपको जब ज़रूरत हो, कस्टमर को जब ज़रूरत हो, तो हम अपने डिपॉजिट्स में से वो पैसा डिमांड कर सकते हैं कि हाँ, अभी हमने आपके पास पैसा रखा था, अब आप हमें इस पैसे की ज़रूरत है, आप हमें ये पैसे दे दीजिए। तो बैंक उस समय दे देते हैं। दूसरी फैसिलिटी बैंक्स देते हैं कि वो हमें एक चेक दे देते हैं, पेपर का रहेगा चेक, उस पे भी अगर हमने साइन करके दे दिया किसी को, तो वो चेक सामने वाला जो हमसे लेके गया है उसको बैंक प्रॉमिस करता है कि हाँ, हम आपको ये पैसा दे देंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट है, हमने उसको एक चेक निकाल के दिया और उसको हमने पेमेंट कर दिया, तो वो भी ऑथराइज्ड है। उसके बाद बैंक्स क्या करते हैं, सारे सबके पैसे को लेके क्या करते हैं,
देखो, देश में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सबके लिए लोन्स चाहिए होते हैं, चाहे इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हो या कोई स्टार्टअप हो, आपको कोई व्हीकल चाहिए, फार्मर को क्रॉप्स चाहिए, किसी को घर चाहिए, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मनी। और इन सब चीज़ों के लिए फिर लोग लोन लेते हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो आपका पैसा रहता है उसी पैसे को मतलब मैक्सिमम जो है वो लोन्स के लिए दे देते हैं और एक छोटा अमाउंट अपने पास कस्टमर्स का रखते हैं। कभी कोई कस्टमर आ जाए कि उसे पैसे की ज़रूरत है, तब फिर क्या होगा? तो वो कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, बाकी पैसा आगे लोन्स देने में लगा देते हैं। अब उनको प्रॉफिट कहाँ होता है? मान लीजिए बैंक ने हमको 6% लोन दिया, ये इंटरेस्ट दिया है, और वो कस्टमर जिनको लोन दे रहे हैं उनको 11% पे दे रहे हैं, तो एक डिफरेंस आ गया। हमें 6% मिला और बैंक ने लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेचा? 11% पे। तो बीच में जो 5% का जो प्रॉफिट है वो बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, इसके लिए फिर बैंक्स अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो बैंक्स इस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन बैंक ये लोन देते समय क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए। अभी मान लीजिए हमने बैंक में जाके बोल दिया मेरे को 10 लाख लोन चाहिए, मेरी इनकम ही नहीं है, ईयरली भी नहीं है, तो बैंक हमको लोन देगा? नहीं, बोलेगा आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लाइए। अगर आप इसके लिए ऑथराइज्ड हैं या सही पर्सन हैं तभी हम आपको लोन देंगे, क्योंकि लोन को मतलब नॉन पेमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बैंक्स के पास आ जाते हैं, फ्रॉड, क्योंकि लोग फिर उस लोन को वापस करते ही नहीं हैं। या लोन देते समय बैंक बोलती है कि कुछ कोलेट्रल रखो मेरे पास, या अपनी ज़मीन के कागज़ रखो, या अपने घर से जो भी गोल्ड है वो ला के रखो, कुछ अपना एसेट, कोई घर है तो उसके पेपर्स मेरे पास ला के रखो, तब आपको लोन देंगे। नहीं तो बैंक ऐसे लोन धीरे से देंगे नहीं जब तक आप उनके पास कोई भी चीज़ अपनी कोलेट्रल के रूप में नहीं रखते हैं, क्योंकि बैंक को अपना लोन वापस लेने में, पैसा वापस लेने में भी बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट टर्म आता है क्रेडिट। क्रेडिट है क्या? क्रेडिट भी एक अग्रीमेंट है। जैसे कोई स्कूल वाला है, स्कूल रन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी बसेस रोज 50 बसेस हैं, 50 बसेस रोज जा रही हैं, आ रही हैं, स्टूडेंट्स को लेके आ रही हैं। अब रोज तो वो पेट्रोल पंप पे जाके पेमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, स्कूल उसको कहेगा कि तुम हमें पेट्रोल पंप वाले, आपके पास हमारी सारी बसेस आएंगी, आप क्रेडिट पे दीजिए पेट्रोल, आप क्रेडिट पे दीजिए। तो ये एक अग्रीमेंट हो जाता है। तो वो उस विश्वास पे कि हाँ ये स्कूल हमको सारे पैसे पहले के बैलेंस होंगे वो सारे हमें दे देगा, तो उस शर्त पे, इस एग्रीमेंट पे वो क्रेडिट दे देते हैं। क्रेडिट पे और भी कई चीज़ें दे, मतलब कोई भी चीज़ ले दे सकते हैं, पर एक एग्रीमेंट होता है कि या तो फिर वो इंटरेस्ट कुछ उससे लेंगे या वो कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा लेंगे। इसके साथ साथ कई बार फार्मर्स भी जो हैं लोन्स लेते हैं, और कई बार तो बैंक से लेते हैं, और बैंक्स अच्छा काम कर भी रही हैं, लोगों को चीप रेट्स पे लोन भी देती हैं, पर कभी कभी डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। फार्मर्स लेडी डेट ट्रैप में कैसे फंसे? मान लीजिए उन्होंने लोन लेके अपनी फसल लगाई है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर ली, और मौसम ख़राब होने की वजह से उनकी क्रॉप जो है ख़राब हो गई, तो उन कंडीशंस में उनको तो कुछ मिला नहीं, प्रॉफिट मिला नहीं, अब वो कर्ज में आ ही गए, क्योंकि वो लोन ले चुके थे, अब उनको तो रिटर्न में कुछ मिला नहीं, उस क्रॉप से ज़ीरो हो गया। तो उस सिचुएशन में वो फार्मर्स डेट ट्रैप में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे बोला कि फॉर्मल सेक्टर्स से भी लोन मिलता है और इनफॉर्मल सेक्टर्स से भी लोन मिलता है। अभी फॉर्मल सेक्टर्स में हमने बोला बैंक्स में क्या प्रॉब्लम आती है, वो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप जॉब करते हैं, नहीं तो फिर कुछ कोलेट्रल मांगते हैं, कुछ एसेट आपको बोलते हैं मेरे पास रखो, ज़मीन गिरवी रखो, गोल्ड ला के गिरवी रखो। कोलेट्रल मीन्स एक सिक्योरिटी के रूप में आप रखो कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके ये चीज़ें अपने पास में रख लेंगे। अब तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं,
हमारे देश में बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये फॉर्मल सेक्टर्स हैं लोन देने के, और इनको सुपरवाइज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर्स भी हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सभी लोग तो जॉब करते नहीं हैं, इनकम सर्टिफिकेट आएगा कहाँ से? या अगर फार्मर को लोन लेना है तो वो अगर उसके पास एसेट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, उसके पास गोल्ड भी नहीं है, तो क्या उसको लोन नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे लोग फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, या मनी लेंडर्स होते हैं, या फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनसे लोग पैसा ले लेते हैं। पर उसमें आरबीआई तो बीच में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप हैं कि मैंने लोन लिया। पर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग करते समय, उधार लेते समय, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो रिटर्न करने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसको भी वो रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना अर्न नहीं किया उससे ज़्यादा हमको रिटर्न करना पड़ रहा है। अब ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपस में बोरोइंग और लेंडिंग के क्या रूल बनाते हैं, आपस में क्या तय करते हैं, पर उसमें गवर्नमेंट या आरबीआई का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो अब ऐसे लोग क्या करें? अब हमारे कंट्री में गाँव में स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मीन्स अपनी मदद खुद। लेडीज़ ने ही एक ग्रुप बनाया है मान लीजिए, तो उसमें हर फीमेल अपने घर से जो भी सेविंग्स होगी हर मंथ, 500 रुपये, 1000 रुपये या 200 रुपये, हर फीमेल उससे एक फंड में जमा करती जाती है। अब मान लो 20 मेंबर्स हैं, वो फंड में सबने हर महीने रेगुलरली जमा करना है। मान लो किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी के घर में अचानक शादी हो जाती है, या किसी को ट्रीटमेंट, इलाज के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उन कंडीशंस में वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें से, उसके फंड में से वो पैसा उसको दे दिया जाता है। जैसे आजकल सिटी में किटी पार्टी लोग करते हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ फीमेल्स जमा करती हैं, वो आपके जाके एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, पर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो सारा पैसा हर महीने भरना पड़ता है। 1 ईयर तक अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंटेन करता है अपनी सेविंग को हर मेंबर, तो क्या होता है फिर उसको मतलब बैंक से भी लोन मिलना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी किसी से मांगने की बजाय हमने अपनी सेविंग्स में से ही मांग लिया, तो इससे क्या हो गई? फीमेल भी सेल्फ रिलायंट हो गई। तो हमने आपको सारे टर्म्स डिस्कस किए, बार्टर सिस्टम, ठीक है, मनी, देन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, देन करेंसी के बारे में बताया, बैंक्स के बारे में बताया, आरबीआई के बारे में बताया, लोन्स के बारे में बताया, डेट ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं, और लास्ट हमने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया। आप अपना कमेंट दीजिए कि आपको कैसा लगा मेरी टीचिंग, और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।